नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। एक एक चीज आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा। अभी जो हमारे युवा साथी हैं वो वर्टिकल फार्मिंग की ओर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे जाल मार्केट में बिछे हुए हैं जिसके अंदर वो फंस जाते हैं और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी अपना कर लेते हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको कोई प्रॉपर कंसेप्ट के बारे में नहीं बताता। जो बताता है वो एरोफोनिक को अलग कर देता है, हाइड्रोफोनिक को अलग कर देता है, एक्वाफोनिक को अलग कर देता है। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक एक चीज बारीकी से देखनी चाहिए और डायग्राम के साथ देखनी चाहिए, जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अभी सब्सक्राइब नहीं करना कोई बात नहीं, पूरा वीडियो देखिए। अगर पसंद आए तो 4-5 किसानों के पास भेजिएगा भी और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट गिल्बर एलिस की 1915 के अंदर एक किताब आई जिसका नाम था वर्टिकल फार्मिंग। और उस किताब के अंदर जो कंसेप्ट लिया गया था वो लिया गया था 1852 की बायले की जो किताब थी उसमें से। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि 1852 के आसपास कहीं ना कहीं वर्टिकल फार्मिंग का जो आइडिया है वो दुनिया के अंदर आ गया था। अब रही बात कि वर्टिकल फार्मिंग होती क्या है, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि अभी हम खेती करते हैं खुले खेत में। खुले खेत में जब हम खेती करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि हमारी फसलों के ऊपर एक तो नेचुरल डिजास्टर जो आते हैं, जैसे तेज बरसात आ गई, तूफान आ गए, ओलावृष्टि हो गई, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जिसकी वजह से हम लोगों को वर्टिकल फार्मिंग की ओर बढ़ना पड़ा वो है इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक। ज्यादा अटैक की वजह से फसलें एकदम खराब हो जाती हैं। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा खाने की जरूरत है, इसलिए हम बढ़े वर्टिकल फार्मिंग की ओर। इस फार्मिंग का पहला और मूल कंसेप्ट यह था कि हम पेपर के जरिए कुछ तंबू बना लें और उन तंबुओं के अंदर खेती करें। अब सवाल यह कि उन तंबुओं के अंदर प्रॉपर मॉइस्चर कैसे देंगे, एयर कंडीशन कैसे करेंगे, कितना टेम्परेचर चाहिए, यह सब कैसे करेंगे। तो उसका जुगाड़ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आ गया, यानी कूलर, पंखे, आपका एसी, ये सब जो हैं ये अंदर के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने में माहिर थे। लेकिन यहां भी एक दिक्कत आई। जब हम इस तंबू में खेती कर रहे हैं तो ज्यादा उत्पादन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े तंबू लगाने में बहुत खर्चा आ जाएगा। तो ऐसे में वर्टिकल फार्मिंग का कंसेप्ट इजाद हुआ और वो कहता है कि हम लेयर में खेती करेंगे, एक दूसरे के ऊपर खेती करेंगे। एक पौधा यहां लगा, उसके ऊपर पौधा है, पाइप लगा दी, पाइप के चारों ओर पौधे हैं। यानी अब तक हम हॉरिजेंटली चल रहे थे मैदान पे, अब हम वर्टिकली ऊपर बढ़ेंगे। तो ऐसे में जितना उत्पादन हम लेना चाहें उतना उत्पादन ले सकते हैं। बस हमें तय करना है कि हम 1 एकड़ में कर रहे हैं, 2 एकड़ में कर रहे हैं, तो हमें कितना ऊपर जाना है। जितना ऊपर हम जाएंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन हमारी बढ़ती रहेगी। तो यहां से कम जमीन पर कम पानी के साथ कम खर्चे के साथ खेती का स्वप्न आया, वो है वर्टिकल फार्मिंग। अब वर्टिकल फार्मिंग के अंदर 2-3 चीजें और होती हैं। पहला तो ये कि हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरा ये कि हम बिना मिट्टी के खेती कर रहे हैं, तीसरा ये कि हम पोर्टेबल खेती कर रहे हैं, मोबाइल खेती कर रहे हैं। आज मेरे पास यहां पर वर्टिकल फार्मिंग में धनिया उगाया हुआ है। अब मुझे इसे भेजना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को मैं काट कर क्यों भेजूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरी की पूरी ट्रे भेज दूं जिसके अंदर धनिया जो है वो ग्रोथ करता रहेगा? मेरे पास ऐसे ऐसे कंटेनर हैं जहां से एक जगह से दूसरी जगह मैं आराम से शिफ्ट कर सकता हूं। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं ये वर्टिकल फार्मिंग की बेसिक कंसेप्ट हैं। इसके अंदर जब हम प्रोसेस में घुसते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है, तो वो कैसे करता है, उसमें सबसे पहला आता है हाइड्रोफोनिक। हाइड्रोफोनिक का मतलब हुआ पानी के जरिए हम फसल को पका रहे हैं। अब ये है आपके पास एक डायग्राम, नीचे बना है एक टैंक
उस टैंक के अंदर पानी है और उसके अंदर हम 16 प्रकार की वो चीजें डाल देते हैं जो किसी भी पौधे को ग्रोथ के लिए चाहिए। वो है कैल्शियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, मोनोपोटाशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सोडियम, जिंक, माइलोबिड, निकल, कोबाल्ट और सिलिकॉन। ये हमने इसके अंदर डाल दिया, मिला दिया, पंप के जरिए इस पानी को ट्रे तक पहुंचाया। ट्रे जब अपने लेवल पे भरने लगी तो वहां पे एक हमने ओपनिंग छोड़ दी जिससे वो पानी वापस इस टैंक के अंदर आ गया। यही पानी पूरे दिन घूमता है और इन पौधों को ग्रोथ करवाता है और ये ग्रोथ जमीन पर जितनी होती है उससे ज्यादा तेजी से यहां पर होती है। इसके अंदर हमने क्या बचाया कि इसके अंदर स्प्रे की जरूरत नहीं, इंसेक्ट्स का अटैक नहीं, जमीन की ज्यादा जरूरत नहीं, कम पानी की आवश्यकता, और हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ कर रहा है। यह होता है हाइड्रोपोनिक। अब वैज्ञानिकों ने और दिमाग लगाया। वो क्या था कि अगर पौधे की जड़ों के पास ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उत्पादन और ज्यादा होगा। तो हम आ गए एरोफोनिक की दुनिया में। हमने टैंक वही रखा, उसके अंदर मटेरियल भी वही रखा, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दी और हमने स्प्रे वाली नोजल लगा दी जो पौधों की जड़ों के पास पानी फेंक रही है। अब जब वो पानी फेंक रही है, अपनी भाप बना रही है, वहां पे हल्का हल्का फवारा चल रहा है, उस फवारे से भाप बन रही है और ऑक्सीजन का लेवल पौधे की जड़ों के पास इंक्रीज हो रहा है। अब पौधा और ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, कम से कम 40 से 45% ज्यादा तेजी से ग्रोथ होने लगे। अब वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, इसके अंदर हमें कैल्शियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट ये सब डालना पड़ता है। इस वजह से यहां से जो उत्पादन हम ले रहे हैं उसके ऊपर ऑर्गेनिक होने की मोहर नहीं लगती। तो वैज्ञानिकों ने कहा अपन चलो एक्वाफोनिक की ओर, जहां पे हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो टोटली ऑर्गेनिक भी होगा। तो हमने एक टैंक बनाया, उस टैंक के अंदर मछलियां छोड़ दी। मछलियां कुछ खाएंगी और पोटी करेंगी, तो पोटी के अंदर होगा अमोनियम और जो पानी है उसके अंदर अमोनियम बढ़ गया। हमने पंप के जरिए उस पानी को पौधों को दिया। पौधों के पास जो नाइट्रिफिकेशन करने वाला बैक्टीरिया है उसने उस अमोनियम को नाइट्रेट में बदला और पौधे के भोजन के रूप में वो उसे काम आ गया। और जो उसकी पोटी का सॉलिड मटेरियल था वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में पौधे की जड़ों के पास रुक गया और जो फ्रेश पानी बना अमोनियम निकलने के बाद पौधों ने अमोनियम सोख लिया, उसके बाद में जो पानी आया वो वापस टैंक में आ गया और उसी पानी पर हमारी मछली जिंदा रह रही है। साथ में मछली ग्रोथ कर रही है और साथ में हमारे पौधे ऑर्गेनिक रूप से ग्रोथ कर रहे हैं। यह हुआ एक्वाफोनिक। तो ये जो तीनों हैं, हाइड्रोफोनिक, एरोफोनिक, एक्वाफोनिक, ये है वर्टिकल फार्मिंग के आगे के 3 प्रोसेस। और ये पूरा कंसेप्ट अगर हम मिलाएं तो इसे कहा जाता है वर्टिकल फार्मिंग। अब रही बात कि इसके अंदर लोग फंसते कैसे हैं। मैं हूं एक ऐसा व्यक्ति जो वर्टिकल फार्मिंग कर रहा है, चाहे वो हाइड्रोफोनिक की दुनिया में, एरोफोनिक की दुनिया में और एक्वाफोनिक की दुनिया में, किसी में भी कर रहा है। मेरे पास एक यूट्यूबर आया, भाई साहब कैसा चल रहा है काम? मेरे को कमाई है 1 करोड़ की मान लो, और मैं बता रहा हूं वहां पे 10 करोड़। अब इसके पीछे मेरा लालच क्या है? मेरा लालच ये है कि लोग देखेंगे, इंस्पायर होंगे और वो फिर मेरे से कांटेक्ट करेंगे तब उन्हें बोलूंगा कि इसके शेड लगाने का, इसकी पाइप की, इसके पौधों की सारी व्यवस्था भाई साहब मैं आपको करके दूंगा। और जब भाई साहब आपको सब मैं करके दूंगा तो उसमें अपना कमीशन खाऊंगा तो मेरा व्यापार और बढ़ेगा, मुझे पैसा बनेगा। ऐसे में बहुत सारे युवा जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर इधर उधर मोटी कमाई देखकर इनके चक्कर में भी पड़ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो नुकसान है उसको नहीं समझ रहे। देखो 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक, ये जो वर्टिकल फार्मिंग का कंसेप्ट है बहुत ही कामयाब कंसेप्ट है। इसमें उत्पादन भी ज्यादा होता है, इसका प्रोडक्ट जो है महंगा बिकता है, इसके अंदर आप बेरुती चीजें भी उगा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस घाटे का प्रोसेस भी है क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इसमें पीवीसी की पाइपें लगेंगी, 24 आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिएगा,
इसके अंदर आपको 24 आवर्स पंप चलता रहना चाहिए, इसके अंदर आपको एक एक चीज को मैनेज करने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है, इसी के साथ इनको मेंटेन रखने के लिए सीजन के साथ साथ बहुत सी चीजों को बदलना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और इसी के साथ इसके अंदर आप गेहूं नहीं बो सकते, इसके अंदर आप हरी पत्तेदार चीजें ही बो सकते हैं केवल, या फिर कुकंबर जैसी चीजें बो सकते हैं, या फिर कोई टमाटर चिली जैसी चीजें बो सकते हैं, यानी कि सारी प्रकार की खेती इसके अंदर नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, अगर मैं अपने घर पे मानूं कि हमारे यहां हम ये कर लें, तो एक सोचने वाली बात है कि हमारे यहां जब तूफान आता है तो इतना भयानक आता है कि कई घर के घर ढह जाते हैं, कई पेड़ के पेड़ गिर जाते हैं। तो इसका जो तंबू हम बनाएंगे, मैं उसको तंबू ही कहता हूं, जो हम पूरा प्लास्टिक का पॉली हाउस टाइप बनाते हैं, वो बनाएंगे, वो हवा में कैसे टिकेगा? दूसरी बात, वो टिक गया हवा में, बहुत अच्छे से मजबूती से बनाया है। तो एक बात यह भी सोचने वाली है कि हमारे यहां खंभों की लाइनें टूट जाती हैं, 2-3 दिन तूफान के बाद बिजली नहीं आती। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम इस सिस्टम को क्या 3 दिन लगातार जनरेटर पे चलाने के लिए, इतना तेल फूकने के लिए ताकतवर हैं? शायद नहीं है। तो ये खेती वो लोग कर सकते हैं जो बाजारों में रहते हैं। आप बाजार में रहते हैं, आप अपनी छत पर छोटा प्रोजेक्ट लगाइए एक्वाफोनिक का, चाहे आप लगाइए हाइड्रोफोनिक का, और उससे जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपके आसपास सोसाइटी में जो रिच लोग रहते हैं, जिनको पैसे की परवाह नहीं है, जो धनिये की गट्टी खरीदते वक्त भैया को ये नहीं बोलते कि भैया सब्जी लिए थे उसके साथ फ्री में दे दो, वो 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए उस गट्टी के वैसे दे देते हैं। आप वैसे लोग अगर आपकी सोसाइटी में हैं तो आप इसकी खेती करके और फिर उन लोगों को जो है आप अपने साथ जोड़ के अपना कारोबार चला सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सामान्य स्तर पर भारत का कोई किसान अगर इसकी खेती करना, इसको चलाना चाहे इस पूरे प्रोसेस को, तो वो कामयाब है। खैर दोस्तों, आपकी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ वीडियो अगर आपको लगा हो कि भाई अच्छा बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छा बना तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम अपना सुधार जो है वो जरूर करेंगे। देखते रहिए एबीसी इंडिया।